आज धरती पर लगभग 1.5 से 2 मिलियन एनिमल स्पीसीज को वैज्ञानिकों ने डिस्क्राइब किया है और माना जाता है कि 7.7 से 8.7 मिलियन एनिमल स्पीसीज हो सकते हैं। और अगर हम प्लांट स्पीसीज की बात करें तो 4,50,000 से 5 लाख स्पीसीज हो सकते हैं। पर क्या हमेशा से ऐसा था? आखिर कैसे आया इस धरती पर पहला जीवन? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी कहानी आज से 467 करोड़ साल पहले शुरू होती है। उस समय ना सूरज था, ना पृथ्वी और ना ही हमारा सौरमंडल। अंतरिक्ष के इस सूने कोने में सिर्फ धूल और गैस के विशाल बादल तैर रहे थे, जिन्हें हम इंटरस्टेलर क्लाउड या फिर सोलर नेबुला कहते हैं। इसमें 98% हाइड्रोजन और हीलियम थी और बाकी बचा हुआ हिस्सा उन पुराने तारों की राख थी जो अरबों साल पहले मर चुके थे। लेकिन ये बादल अपने आप नहीं सिमटा। साइंस कहता है कि पास के किसी विशाल तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से निकली शॉकवेव जब इस नेबुला से टकराई तो इसके अंदर की ग्रेविटी असंतुलित हो गई। यह बादल अपने ही केंद्र की ओर कोलैप्स होने लगा और जैसे जैसे यह सिकुड़ा, इसके घूमने की रफ्तार बढ़ गई, ठीक वैसे ही जैसे एक डांसर हाथ सिकोड़ने पर तेजी से घूमने लगती है। इसे फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। नेबुला के केंद्र में सारा द्रव्यमान इकट्ठा होने लगा था। दबाव इतना बढ़ गया था कि वहां मौजूद हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ने लगे और इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और यहीं से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। लेकिन सूरज ने अभी भी अपनी पूरी शक्ति नहीं पाई थी। वह एक प्रोटोसन था। सूरज के चारों तरफ जो धूल के बादल और गैस बच गई थी, उसने एक चपटी डिस्क का आकार ले लिया जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। और यहीं से हमारी पृथ्वी की बनने की बुनियाद रखी गई। अब यहाँ एक दिलचस्प साइंस काम कर रहा था जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। सूरज के करीब गर्मी इतनी थी कि वहाँ सिर्फ पत्थर और धातु ही ठोस रह सकते थे, जबकि दूर के इलाकों में गैस और बर्फ जम सकती थी। यही कारण है कि पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह सूरज के करीब बने। अब शुरू हुआ एक्रीशन का दौर। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह लाखों सालों तक चलने वाली एक हिंसक प्रक्रिया थी। डिस्क के अंदर मौजूद माइक्रो पार्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे से चिपकने लगे। ये कण कंकड़ बनने लगे, कंकड़ से पत्थर और पत्थरों से बने किलोमीटर लंबे प्लैनेट सिमल्स। जब ये प्लैनेट सिमल्स बड़े हुए तो इनकी अपनी ग्रेविटी पैदा हो गई। अब ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सोखने लगे। अंतरिक्ष एक युद्ध का मैदान बन चुका था। हजारों छोटे प्रोटो प्लैनेट्स आपस में टकराकर खत्म हो रहे थे या जुड़कर बड़े हो रहे थे। और इसी अराजकता के बीच सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारी प्रोटो अर्थ का जन्म हो रहा था। शुरुआती पृथ्वी आज जैसी शांत नहीं थी। लगातार होने वाली टक्करों और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विघटन से इतनी गर्मी पैदा हुई कि पूरी पृथ्वी पिघल गई। इसे मैग्मा ओशन का दौर कहा जाता है। भारी धातुएं जैसे कि लोहा और निकेल पृथ्वी के केंद्र में धंस गए, जिससे कोर बना, और हल्के सिलिकेट्स ऊपर तैरते रहे, जिससे मेंटल बना। इसी डिफ्रेंसिएशन की वजह से आज पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। आज से लगभग 445 करोड़ साल पहले हमारी प्रोटो अर्थ धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन अंतरिक्ष की खामोशी में एक बहुत बड़ी तबाही छिपी थी। मंगल ग्रह के आकार का एक भटकता हुआ ग्रह, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, सीधे हमारी धरती के रास्ते में था। यह कोई साधारण टक्कर नहीं होने वाली थी। यह दो दुनियाओं का मिलन था जिसने भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिक सिमुलेशन कहते हैं कि थिया पृथ्वी से सीधे नहीं टकराया। अगर ऐसा होता तो शायद पृथ्वी पूरी तरह बिखर जाता। थिया एक तिरछे कोने से पृथ्वी से आकर टकराया था और जैसे ही यह टक्कर हुई, इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि पृथ्वी की ऊपरी परत और थिया का ज्यादातर हिस्सा भाप बनकर अंतरिक्ष में बिखर गया। और कुछ ही घंटों के भीतर पृथ्वी के चारों ओर मलबे और पिघले हुए पत्थरों की एक विशालकाय रिंग बन गई, ठीक वैसे ही जैसे आज हम शनि ग्रह के चारों ओर देखते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण ने अपना खेल शुरू किया। अंतरिक्ष में फैला हुआ वह गर्म मलबा आपस में जुड़ने लगा और मात्र कुछ ही सालों में उस मलबे ने एक ठोस गोले का रूप ले लिया और यही था हमारा चंद्रमा। सालों तक यह सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चांद से पत्थर लेकर आए तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। चांद के पत्थरों का आइसोटोपिक सिग्नेचर बिल्कुल पृथ्वी के मिट्टी जैसा ही था। इससे यह साबित हो गया कि चंद्रमा कोई बाहरी पिंड नहीं, बल्कि हमारी ही धरती का एक हिस्सा है। इस टक्कर ने हमें सिर्फ चांद ही नहीं दिया, बल्कि जीवन की संभावनाएं भी दी। सबसे पहला था पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर झुकना। इस टक्कर के झटके ने पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुका दिया और इसी झुकाव की वजह से आज हमारे पास सीजन्स है। अगर थिया ना टकराता तो पृथ्वी के एक हिस्से पर हमेशा भयंकर गर्मी और दूसरे हिस्से पर हमेशा बर्फ जमी रहती। दूसरा था कि टक्कर से पहले पृथ्वी बहुत तेज घूमती थी। तब एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था। चंद्रमा की ग्रेविटी ने पृथ्वी की रफ्तार को धीमा किया और तब से दिन 24 घंटे के होने लगे। अब तीसरा था मैग्नेटिक फील्ड।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर ने पृथ्वी के कोर को और गर्म और सक्रिय कर दिया, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय ढाल बन गई। चंद्रमा के बनने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगी थी, लेकिन अब भी वह एक सूखा और बंजर पत्थर थी। और तभी शुरू हुआ लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट का दौर। करीब 4.1 से 3.8 बिलियन साल पहले सौरमंडल के बाहरी हिस्सों से बर्फ से लदे हुए एस्ट्रॉइड्स और धूम्रकेतु पृथ्वी पर बरसे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर मौजूद पानी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं खगोलीय पिंडों की देन है। जब ये बर्फ के गोले धरती की गर्म सतह से टकराए तो बर्फ भाप में बदल गई। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों और इस भाप ने मिलकर पृथ्वी का एक घना वायुमंडल तैयार किया। लेकिन इस हवा में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का राज था। जैसे ही पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा, वायुमंडल में जमा भाप पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह हजारों सालों तक लगातार चलने वाली बारिश थी। इस बारिश ने पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया, जिससे हमारे पहले प्राइमोर्डियल ओशियन यानी कि शुरुआती समुद्र बने। ये महासागर आज की तरह नीले और साफ नहीं थे। कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने की वजह से ये पानी एसिडिक थे और इसमें घुले हुए मिनरल्स की वजह से यह गहरे मटमैले रंग का था। और यह वही सूप था जिसमें जीवन की केमिस्ट्री पकने वाली थी। अब धरती पर पानी था, गर्मी थी और वातावरण भी था, लेकिन जीवन अभी भी कोसों दूर था। यहाँ से शुरू होता है केमिकल इवोल्यूशन। समुद्र के पानी में मौजूद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन और अमोनिया बिजली और अल्ट्रावायलेट किरणों की ऊर्जा को पाकर आपस में जुड़ने लगे। 1950 के दशक तक विज्ञान यह तो जान चुका था कि जीवन रसायनों से बना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा था, क्या बेजान रसायनों से जीवन के बीज अपने आप बन सकते हैं? इस सवाल को खोजने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी के एक युवा छात्र स्टेनली मिलर और उनके प्रोफेसर हैरोल्ड यूरी ने एक प्रयोग किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिलर ने कांच की नलियों और फ्लास्क का एक बंद सर्किट तैयार किया। उन्होंने इसमें ठीक वही चीजें डाली जो 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थी। पहला था उस समय मौजूद गैसेस, मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन। दूसरा था उस समय का प्राचीन समंदर, जिसके लिए उन्होंने नीचे फ्लास्क में पानी भर दिया जिसे गर्म किया गया ताकि वे भाप बन सके। और तीसरा था लाइटनिंग, जिसके लिए उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जो लगातार बिजली के झटके पैदा कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती पृथ्वी के तूफानी बादलों में बिजली कड़कती थी। पहले दिन फ्लास्क का पानी साफ था, दूसरे दिन भी कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह पानी धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। 1 हफ्ते बाद वह घोल गहरे लाल और मटमैले रंग का बन चुका था। रसायनों का वह सूप अब कुछ नया बन चुका था। जब मिलर ने उस लाल घोल की जांच की तो उन्हें वह मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें उसमें मिला एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये वही कण है जो जुड़कर प्रोटीन्स को बनाते हैं, और प्रोटीन्स ही हमारे शरीर की हर मांसपेशी, हर अंग और हर कोशिका का आधार है। मिलर ने साबित कर दिया कि जीवन कोई जादू नहीं बल्कि एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है। अगर परिस्थितियां सही हो तो ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन के बीज पनप सकते हैं। हालांकि बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि शुरुआती पृथ्वी का वातावरण मिलर के अंदाजे से थोड़ा अलग था, लेकिन जब हाल ही में मिलर के पुराने सैंपल्स को आधुनिक मशीनों के द्वारा चेक किया गया तो पता चला कि उस छोटे से जार में सिर्फ 5 नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स बने थे। इस प्रयोग ने एक नई दिशा दी, एबायोजेनेसिस, यानी जीवन का निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न होना। अब वैज्ञानिकों के पास सबूत था कि समुद्र के उस प्राइमोर्डियल सूप में जीवन की ईंटें तैयार हो चुकी थी। अब बस इंतजार था इन ईंटों के आपस में जुड़कर एक जीवन की इमारत बनाने का। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की उस गहराई में हुई जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। यहाँ धरती के नीचे मैग्मा समुद्र की पानी को गर्म करता था, जिससे खनिज और ऊर्जा बाहर निकलती थी। इन वेंट्स की दीवारों में सूक्ष्म छेद थे जो एक प्राकृतिक सेल की तरह काम कर रहे थे। यहाँ मौजूद रसायनों ने प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार की और इसी ऊर्जा का उपयोग करके पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स और फैटी एसिड्स का जन्म हुआ। अब एमिनो एसिड बन चुके थे, लेकिन जीवन के लिए सिर्फ शरीर काफ़ी नहीं था, इन्हें चाहिए थी इन्फॉर्मेशन। आज हमारे शरीर में यह काम डीएनए करता है जो कि हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली खड़ी हो गई थी। डीएनए को काम करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत थी और प्रोटीन्स को बनाने के लिए डीएनए। तो पहले आखिर कौन आया? वैज्ञानिकों ने इस पहेली का जवाब एक अद्भुत मॉलिक्यूल में खोजा जिसे हम आरएनए कहते हैं। आरएनए आज के दौर में डीएनए का एक छोटा और फुर्तीला भाई है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दो काम एक साथ कर सकता है। पहला कि यह इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और दूसरा कि यह रासायनिक प्रक्रिया को काफ़ी तेज कर सकता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में राइबोजाइम कहते हैं। कल्पना कीजिए अरबों साल पहले के उस प्राइमोर्डियल सूप की। समुद्र की लहरें गर्म चट्टानों पर टकराती और सूख जाती। इस गीले और सूखे के चक्र ने आरएनए के छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर लंबी जंजीरें बनाना शुरू किया। यहाँ कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ सेल्फ रेप्लिकेशन। कुछ आरएनए के धागों ने आपस में तैरते हुए न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़कर अपनी हूबहू नकल बनाना सीख लिया। यह पृथ्वी के इतिहास में पहली बार था जब किसी निर्जीव चीज़ ने अपनी संतान पैदा की थी। लेकिन यह नकल हमेशा परफेक्ट नहीं थी। कभी कभी कॉपी बनने में गलतियां हो जाती थी, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अधिकांशतः गलतियां बेकार थी, लेकिन कुछ गलतियों ने आरएनए को और भी मजबूत और तेज बना दिया और यहीं से शुरू हुआ डार्विन का एवोल्यूशन। वो भी तब जब कोई भी जीवित कोशिका पैदा ही नहीं हुई थी। करोड़ों सालों बाद ये आरएनए के धागे और भी स्टेबल होने लगे। समय के साथ आरएनए ने अपनी इन्फॉर्मेशन को एक और सुरक्षित तिजोरी में डालना शुरू किया, जिसे आज हम डीएनए कहते हैं। डीएनए ने इन्फॉर्मेशन और प्रोटीन ने काम संभाला और इस तरह आरएनए ने पर्दे के पीछे रहकर जीवन की पहली नींव रखी। अब सिर्फ आरएनए का होना ही काफी नहीं था। जीवन को एक सीमा यानी कि बाउंड्री की जरूरत थी। बिना किसी दीवार के रसायनों का यह संगम समुद्र के विशाल पानी में बह जाता और यहाँ काम आया लिपिड्स। लिपिड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक सिरा पानी को पसंद करता है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक इंड कहते हैं, और दूसरा सिरा पानी से दूर भागता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक इंड्स कहते हैं। जब ये पानी में मिलते हैं तो कुदरती तौर पर ये एक गोलाकार बुलबुला बना लेते हैं, जिन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में देखा कि ये बुलबुले अपने अंदर आरएनए को कैद कर सकते हैं। जब एक आरएनए का धागा इन लिपिड बुलबुलों के अंदर फंस गया तो जन्म हुआ प्रोटोसेल्स का। यह अभी भी एक पूर्ण जीव नहीं था, लेकिन यह बाकी दुनिया से अलग अपना एक इंटरनल इन्वायरमेंट बना चुका था। जिंदा रहने के लिए रसायनों को सिर्फ जमा होना काफी नहीं था, उन्हें ऊर्जा की जरूरत थी। लेकिन उस समय ना तो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल पता था और ना ही कोई खाने का स्रोत था। यहाँ काम आया प्रोटोन ग्रेडियंट। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर पानी अल्कलाइन था और बाहर का समुद्र एसिडिक था। इस अंतर ने एक प्राकृतिक बैटरी की तरह काम किया। इन शुरुआती सेल्स ने इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने अंदर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को बनाना शुरू किया। इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आज हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया ठीक इसी सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर आज भी उस प्राचीन समुद्र की बैटरी चल रही है। लगभग 3.8 से 4 बिलियन साल पहले इन प्रयोगों के बीच एक ऐसा जीव निकला जो पूरी तरह सफल था। इसे वैज्ञानिक कहता है LUCA, यानी कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ल्यू का कोई कल्पना नहीं है। जब हम आज के बैक्टीरिया, इंसानों और पेड़ों के डीएनए को मैच करते हैं तो हम में 355 ऐसे जीन मिलते हैं जो हम सब में एक समान है। ये जीन्स बताते हैं कि ल्यूका बिना ऑक्सीजन के रहता था, गर्म वातावरण को पसंद करता था और नाइट्रोजन को फिक्स करता था। दुनिया का हर जीव, चाहे जंगल का शेर हो या फिर सड़क के किनारे का घास, सब इसी एक सेल की संतान है। लाखों सालों तक जीवन समुद्र की गहराई में छुपा रहा, लेकिन फिर कुछ जीवों ने एक खतरनाक जुआ खेला। वे समुद्र की सतह पर आए और सूरज की रोशनी को सोखना शुरू किया। ये थे साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए हाइड्रोजन निकाली और वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। उस समय के जीवों के लिए ऑक्सीजन एक जहर थी। इसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। इस ऑक्सीजन ने समुद्र के लोहे से रिएक्ट किया और अरबों टन आयरन ऑक्साइड समुद्र के तल पर जम गए। आज हम जो लोहा खानों से निकालते हैं वो इसी दौर की देन है। ऑक्सीजन की वजह से 90% से ज़्यादा जीव खत्म हो गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने इस ऑक्सीजन को अपनी शक्ति बना लिया और इसी ऑक्सीजन ने ऊपर जाकर ओजोन लेयर बनाई, जिसने पृथ्वी को हमेशा के लिए रहने लायक बना दिया था। तो यह कहानी थी उस शून्य से शुरू हुए सफ़र की, एक भटकते हुए गैस के बादल से लेकर थिया के भीषण टक्कर तक और बेजान रसायनों से लेकर उस पहली धड़कन तक। आज हम जो भी हैं, चाहे रगों में हमारा बहता हुआ खून हो या हमारी आंखों में चमकते हुए सपने, ये सब उसी प्राचीन समुद्र और उन्हीं सितारों की राख से बने हैं। जीवन ने न सिर्फ पृथ्वी पर जन्म लिया, बल्कि उसने पूरे पृथ्वी को अपने अनुसार रहने लायक बदल दिया। लेकिन यह तो सिर्फ आधा सफर है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई, जब इन छोटे बैक्टीरिया ने आपस में मिलकर जटिल शरीर बनाना शुरू किया। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये बैक्टीरिया आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स शरीर को बनाना सीखे और कैसे इस इवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।